हेलो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ एक्रीडिएशन ऑफ द बस बॉडी बिल्डर्स। ठीक है कि मान्यता वो कैसे मान्यता प्राप्त बन सकते हैं बॉडी बिल्डर। कहते हैं लास्ट 2 डेकेड्स मीन्स के 20 साल हो गए। लास्ट जो 20 साल हैं उसमें देखा गया कि जो ऑटोमोबाइल इन इंडिया है उसकी ग्रोथ बहुत हाई स्पीड से है और बहुत तेज़ हो रही है। और कहते कई गुना बहुत ही ज़्यादा जो पर्सनलाइज्ड व्हीकल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कहते हैं इसी को देखते देखते अनफॉर्चुनेटली वाली बात ये है कि रोड्स वही हैं, चाहे गाड़ियाँ जितनी मर्जी बढ़ गई हैं बट रोड तो वही है ना। तो उसी को देखते कहते हैं रोड सेफ्टी इन्वायरमेंट को कहते ये एक सीरियस चैलेंज है फॉर इंडिया। ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स कहते हैं कुछ एफर्ट्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंडिया टू ब्रिंग द न्यू रेगुलेशंस टू एनहांस सेफ्टी बस बॉडी बिल्डिंग एंड ट्रक बॉडी बिल्डिंग कैरिड आउट। कहते ये जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, क्यों कहते कई तो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जो बॉडी बिल्डिंग या ट्रक बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बट कहीं पे यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हैं, इवन के साइड रोड साइड गैरेजेस भी हैं जो बस बिल्डिंग बनाते हैं। इसी को देखते हुए कहते बस बॉडी कोड या बस बिल्डिंग एक्रीडिएशन सिस्टम को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कहते इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट बस बॉडी बिल्डर एक्रीडिएशन सिस्टम देयर इज़ अ नीड टू एस्टैब्लिश प्रॉपर सिस्टम फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कहते एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफाइड जारी किया ऑर्डर 2007 में। वो था सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्रीडिएशन फॉर द बस बॉडी बिल्डर। ठीक है, जो अभी गैजेट ऑफ इंडिया में नोटेड किया हुआ है अंडर द नोटिफिकेशन नंबर SO4225A 23 मार्च ऑफ 2007 को। एज़ पर द नोटिफिकेशन कहते जो बस बॉडी बिल्डर यूनिट्स हैं उनको एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, एज़ पर द सेफ्टी नॉर्म्स। और बस बॉडी कोड टेस्टिंग एंड अप्रूवल फॉर द बॉडी बिल्डिंग, वो कोड है AIS 052। और टेस्टिंग एंड अप्रूवल फॉर द बॉडी बिल्डिंग ऑफ स्कूल बसेज के लिए, नॉर्मल बसेस के लिए IAS 052 और स्कूल बसेस की IAS 063 है। वॉज नोटिफाइड अंडर नोटिफिकेशन ऑफ GRS 589E 16 सितंबर 2005 को। 16 सितंबर 2005 अवेलेबल ऑन कहते यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे, ज़्यादा जानने के लिए आप चेक कर सकते हो। और प्रोसीजर फॉर एक्रीडिएशन कहते जो बस बॉडी बिल्डर्स हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये सारे इंस्ट्रक्शन स्टडी करने पड़ेंगे जो उनको यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको पूरा क्लियरली ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन कहते हैं वर्ड फॉर्मेट में रहेगी। और जो एप्लीकेंट है उसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 एंड जो असेसमेंट फ़ीस है वो 5000 एज ए डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ CIRT सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को पेबल एट पुणे। ठीक है, जो 2 जोन बनाए हैं इन्होंने, वेस्ट एंड साउथ जोन, उनको वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। द डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जोनल एक्रीडिएशन बोर्ड, पोस्ट बैग नंबर 1897 पुणे, नासिक रोड, बसारी, पुणे, ये वाला दिया हुआ है। और जो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन वाले हैं, फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ जोन वाले को उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोटिव डायरेक्टर के नाम पे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जोनल एक्रीडिएशन बोर्ड पोस्ट, ये वाला उनको इस पे उनको वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। हमारा 6th पॉइंट है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2008। ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ द बिल, तो पार्ट ए में हाईलाइट्स दिए हुए हैं अमेंडमेंट बिल, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2008। कहते जो लेजिस्लेशन है इसके मोटर व्हीकल एक्ट के, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं 1994 में, 2000 में, 2001 में। ठीक है, और जो 2008 है
मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2001 उसके प्रिंसिपल एक्ट हैं, मतलब उसमें अमेंडमेंट नीचे दी हुई हैं मेजर अमेंडमेंट्स। वो है एनहांसिंग फाइन्स, एनहांसिंग मीन्स इम्प्रूव करना फाइन्स को, डेवलपिंग ग्रेटर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देना, रेगुलेटर रोड ट्रांसपोर्ट, और स्ट्रीम लाइनिंग प्रोविजन डीलिंग विद द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द रोड एक्सीडेंट विक्टम्स, रोड एक्सीडेंट विक्टम्स को प्रॉपर एंड स्ट्रीम लाइन, बिना किसी रुकावट के एक स्ट्रीम लाइन एक प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना। प्रिस्क्राइबिंग अ टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स, एक प्रॉपर टाइम बाउंड टैट निश्चित करवाना डिस्पोजल ऑफ अपील्स की, जो अपील्स क्या है उसके प्रॉपर निपटारे के लिए प्रॉपर एक टाइम बाउंडिंग प्रोसेस डिस्क्राइब करना। तो फर्स्ट है इसमें एनहांसिंग फाइन्स, जो मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2008 के अकॉर्डिंग कहते जो ऑफेंसेस हैं या कोई ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं उसमें पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि उसको ट्रैफिक रूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो ट्रैफिक है उसको उसकी सेफ्टी के लिए, जो पब्लिक है, ठीक है। और कहते हैं जो डिफरेंट पेनल्टीज़ बना दी गई हैं फर्स्ट क्राइम के लिए और सब्सिक्वेंट वायलेशंस के लिए। सब्सिक्वेंट मीन्स उसके बाद वाली वायलेशंस के लिए। इंक्रीज्ड पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, बिल गिव्स इंक्रीज्ड पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ सच रेगुलेटिंग स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। कहते हैं जो स्टेज कैरियर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स हैं उसको उसका परमिट इशू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा पावर, उसकी पावर बढ़ा दी गई है, ठीक है। इन रेगुलेटिंग सर्विस ऑपरेटर्स क्रिएशन ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशंस, एंड वो उसी स्टेट में ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन भी बना दिए गए हैं। कहते जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उनको अलाउ किया गया है कि वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और जिनके पास वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट है उनको वो जो ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम जो टेस्ट होता है उनको वो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है लाइसेंस के टाइम, ठीक है। चेंज इन अवार्डिंग कंपनसेशन, कहते फॉर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स द बिल चेंजेस इन द मेथड ऑफ अवार्डिंग कंपनसेशन ऑफ द मोटर एक्सीडेंट क्लेम। तो पहले कुछ और था, कंपनसेशन के लिए एक्सीडेंट के विक्टिम को कंपनसेशन अलग तरीके से मिलता था, अभी कुछ अलग तरीके से मिलता है। अलग तरीके से कैसे कि कहते अगर ड्राइवर का फॉल्ट क्लियर हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, तो जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो मैक्ट है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन देगा, ठीक है, विक्टिम को जो जिसका फॉल्ट है। अगर कहते क्लेमेट है, जो क्लेमेट है जो क्लेम कर रहा है वो फॉल्ट ड्राइवर का कंफर्म नहीं करवा पा रहा, तो कंपनसेशन बेस्ड ऑन द विक्टिम्स इनकम एंड एज के अकॉर्डिंग रहेगा। सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, कहते हैं एनी अथॉरिटी एम्पावर टू चेक अ ड्राइवर्स लाइसेंस कैन सस्पेंड इट ऑन द स्पॉट इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू ब्रीच एनालाइज़र टेस्ट। अगर कोई एनालाइज़र टेस्ट, ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट, अगर मानो वो सांस वाला जैसे अल्कोहल चेक करते हैं ना मुंह में डाल के, ठीक है, तो मीन्स कि उसमें बोलते हैं कि आप फूंक मारो या हवा इसमें हवा डालो मुंह से, तो उसमें अगर वो कहते अथॉरिटी को इतनी पावर दे दी गया है, एम्पावर कर दिया गया है कि मानो कोई आदमी उसमें फेल हो जाता है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में, तो उसका लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल हो सकता है। कोर्ट्स हैव पावर एस्टिमेट एंड अवार्ड कंपनसेशन फॉर द मोटर एक्सीडेंट केसेस वेयर द ड्राइवर्स फॉल्ट इज एस्टैब्लिश। और जहाँ पे ड्राइवर्स फॉल्ट एस्टैब्लिश हो जाता है वहाँ पे थर्ड पार्टी क्लेम्स में या विक्टिम एक्सीडेंट विक्टिम को कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट कौन सी है? वो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट इसके हैं की फीचर्स। कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड अमेंडमेंट बिल मोटर, इसका कंपैरिजन नीचे दिया हुआ है की फीचर के थ्रू, दोनों के अमेंडमेंट 2008 में और 1988 में, दोनों बिल में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑफेंसेस वेयर फाइन्स हैज़ बीन स्टिपुलेटेड। पहले कहते जी 100 से लेके 5000 तक फ़ाइन होता था,
ठीक है, फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 5,000, बट अब बढ़ा दिया गया है, एनहांस कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है फ्रॉम द 500 to 2,000 20,000, ठीक है, 500 से लेके 20,000 तक उसको फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है। कहते हैं अगर वो कोई और बंदा वायलेट करता है, वायलेशन करता है, ब्रेक करता है रूल्स को या एक्ट को, तो मैक्सिमम फ़ाइन होता था पहले 300 रुपये, ठीक है, 300, बट उसको बढ़ा के अभी 1,000 कर दिया गया है फॉर इनिशियल ऑफेंसेस। यानी कि अगर कोई पहले स्टार्टिंग में कोई ऑफेंसेस करता है उसको बढ़ा के 1,000 रुपीज़ कर दिया गया है। अगर वो वही ऑफेंसेस या उसके बाद कोई ऑफेंसेस सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस करता है, यहाँ कि यानी कि उसके बाद ऑफेंसेस मीन्स क्राइम करता है, तो उसके बाद उसको 5,000 पे करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सोल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द सोल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द करंट एक्ट 98। तो पहले जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस था, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट आरटीओ था, ठीक है, तो वही पहले ड्राइविंग लाइसेंसिंग टेस्ट कंडक्ट करता था और इशू करता था ड्राइविंग लाइसेंस। बट अमेंडमेंट के बाद क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ऑथोराइज्ड कर दिया है ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस को या इंस्टीट्यूशंस को जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगर हमने पहले भी पढ़ा है, जिनके पास वो ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है तो उनको टेस्ट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि उनको टेस्ट देने की ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है फॉर द गेटिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। टाइम फॉर डिस्पोजल एंड अपील्स, कहते हैं पहले कोई टाइम लाइन नहीं थी कि अपील्स की कि हाँ जी कब तक वो आपकी अपील रिजॉल्व होएगी, डिसॉल्व होएगी, आपका मतलब निपटारा होएगा, ठीक है, अपील्स का। बट अमेंडमेंट के बाद 40 से 60 दिन के बीच में 45 to 60 डेज़ के अंडर उनको निपटारा करना पड़ेगा, डिस्पोज्ड करना पड़ेगा विद इन द 45 to 60 डेज़। अगर इन दिनों में वो निपटारा नहीं कर पाते, डिस्पोजल नहीं कर पाते अपील का, तो उनको रीज़न देना पड़ेगा रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि हाँ जी आप इनका डिस्पोजल क्यों नहीं कर पाए। नेक्स्ट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा पावर मिली है, जैसे रेगुलेट द अप्लाइंग ऑफ कैरियज अंडर डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इशू लाइसेंस एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंस इशू करना, ठीक है। सेटअप लाइसेंसिंग एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेटअप करना एज पर द फ्रेमवर्क मंडेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बनाया उसके अकॉर्डिंग लाइसेंसिंग एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेटअप करना। कहते जो पावर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है, उसको एनहांस कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो नए रूल के हिसाब से कहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट कर सकते हैं दूसरी स्टेट से, इंटर स्टेट से, किसी भी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी अप्रूवल से, बिना अप्रूवल के वो किसी इंटर स्टेट एग्रीमेंट में अपने एंटर कर सकते हैं। अलाउ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल परमिट्स, और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है कि वो ग्रांट कर सकती है स्पेशल परमिट्स फॉर स्टेज कैरियर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जुरिडिक्शन से बाहर रह के वो स्पेशल परमिट इशू कर सकते हैं। कंपनसेशन फॉर द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, कहते विदाउट एस्टेब्लिशिंग द फॉल्ट, ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जो फिक्स्ड कंपनसेशन है डेथ पर वो है 25,000 और परमानेंट डिसेबलमेंट पे है 12,500। Establishing the fault of a driver is to be calculated according to the guideline of second schedule, ठीक है, and based on the victim's age and income। जहाँ पे पहले भी पढ़ा है, जहाँ पे वो ड्राइवर का फॉल्ट डिस्क्राइब नहीं होता तो वहाँ पे एज एंड इनकम के अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन रहेगा। कहते हैं जो शेड्यूल है वो अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द विक्टिम्स एज एंड इनकम, तो वो एज एंड इनकम के अकॉर्डिंग रहेगा।
ठीक है। एस्टैब्लिशिंग द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर इज़ टू बी अवार्डेड, जहाँ पे ड्राइवर का फॉल्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो कंपनसेशन है, अवार्ड मीन्स के किसके द्वारा लगाया जाता है, बाय द कोर्ट। कोर्ट कौन है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, है ना, बाय प्रोवाइडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अप टू 2% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लेम, ठीक है। तो अप टू 2%, 2% तक ईयरली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगा के उसकी पेमेंट करवाते हैं, ठीक है। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कहते पेनल्टी अंडर सेक्शन 279 एंड 304A ऑफ IPC अप्लाइज बट ऑफेंस इज नॉट रिकोगनाइज्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। पहले ये मोटर व्हीकल एक्ट में कहते नहीं था, बट बाद में अमेंडमेंट के बाद ये उसमें ऐड किया गया, ऑफेंस ऐड किया गया एंड इम्पोज अ फाइन, फाइन के साथ एज वेल एज पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम, और विक्टिम की कंपनसेशन पेमेंट भी ऐड की गई। नेक्स्ट, सोलाटिम फंड। सोलाटिम फंड क्या है, कहते हैं सोलाटिम फंड स्कीम, सोलाटियम स्कीम ऑफ 1989, कहते अंडर सेक्शन 163 ऑफ द एक्ट है, ठीक है। ये सेक्शन 163 के अकॉर्डिंग है सोलाटियम फंड। कहते ये कंपनसेशन डिसबर्स करने के लिए, मतलब कंपनसेशन देने के लिए है विक्टिम को, कौन, जो मोटर एक्सीडेंट का विक्टिम बना है, मोटर एक्सीडेंट का क्लेम है, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है, इस्टेब्लिश की गई है जो हिट एंड रन केसेस में इंजर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ये प्रोविज़न फॉर एस्टैब्लिशिंग सोलाटियम फंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्रोविज़न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये वाला बनाया गया है, ठीक है, सोलाटियम फंड का। तो ये जो चैप्टर है सोलाटियम स्कीम वाला, वो उन क्लेम को कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है फॉर द हिट एंड रन केसेस कॉज्ड बाय द मोटर व्हीकल ड्रिवन द पब्लिक प्लेसेस। मानो कोई पब्लिक प्लेसेस पे एक्सीडेंट हुआ, वो उसको टक्कर मार के चला गया या उसका एक्सीडेंट करके चला गया, बट व्हीकल का पता नहीं चला कि हाँ जी कौन सा व्हीकल है, तो उस केस में क्या होएगा, तो उसको सोलाटियम फंड्स में से कंपनसेशन दिया जाएगा। किसको, जो एक्सीडेंट का विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, जिसकी डेथ हुई है, उसको या उसके रिलेटिव्स को। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर मेकिंग द क्लेम एप्लीकेशंस। ये सोलाटियम वाली स्कीम के लिए जो क्लेम हम कैसे फाइल करेंगे वो है, कहते हैं रूल 20 ऑफ सोलाटियम स्कीम 1989, ठीक है, डिपिक्ट्स एन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड इन द फॉर्म 1। वो फॉर्म 1 में उसको फाइल होना चाहिए अंडर द क्लोज 21 बिफोर क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर। क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर से पहले ऑफ द सब डिवीजन इन विच द एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, जिस डिवीजन में एक्सीडेंट हुआ है उस क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के उससे पहले ही फॉर्म 1 के थ्रू उसको एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी। देयरफॉर इसीलिए क्लेम ट्रिब्यूनल हैज़ नो जुरिडिक्शन एज हेल्ड इन द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस राजेंद्र प्रसाद भाटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 2020। दिस एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड विद इन द 6 month ऑफ द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। जो एप्लीकेशन है वो 6 month के 6 महीने के बीच में होनी चाहिए जब से एक्सीडेंट हुआ है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर। अभी क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर का क्या प्रोसीजर है, कहते हैं जैसे ही रिसिप्ट रिसीव होती है थ्रू द क्लेम एप्लीकेंट, ठीक है, क्लेम एप्लीकेशन वाली रिसिप्ट रिसीव होती है क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को, देन क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर इमीडिएटली उस पर एक्ट करता है और FIR कलेक्ट करता है, कॉपी ऑफ FIR की लेता है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, सर्टिफिकेट ऑफ द इंजरी देखता है, एंड होल्ड इंक्वायरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ हिट एंड रन क्लेम एक्सीडेंट, ठीक है, एंड वो क्वारी भी उस पर चलाता है, होल्ड करता है कि हाँ जी हिट एंड रन में हुआ है, ठीक है। ये सब देख के क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर डिसाइड करता है कि क्लेमेंट का क्लेम बनता है या नहीं बनता, ठीक है, और सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को, ठीक है, फॉर्म
III है फॉर्म 3 क्लोज 21B2 विद इन द 1 month अलॉन्ग विद द ड्यूली डिस्चार्ज फॉर्म 2 क्लोज 21। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को फॉर्म 3 एंड फॉर्म 2 विद इन द 1 month, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, एंड अंडरटेकिंग द फॉर्म 4 क्लोज 22 अलॉन्ग विद हिज रिकमेंडेशन, और अपनी फॉर्म 4 में अपनी रिकमेंडेशन भी देता है उस क्लेम के बारे में। क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर इज़ रिक्वायर्ड अभी जो क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर है उसको रिक्वायर्ड टू सैंक्शन द क्लेम विद इन द 15 days। पहले उसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर है उसके पास 1 month है। ठीक है, और दूसरा जो क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर है उसके पास उसने 15 दिनों में उसको सैंक्शन करना है क्लेम को। एंड कम्युनिकेट द सैंक्शन टू द इंश्योरेंस कंपनीज नॉमिनेटेड ऑफिसर, जो इंश्योरेंस कंपनी का नॉमिनेटेड ऑफिसर है उसको बताना है कि हाँ जी इतना क्लेम बनता है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड या इंजर्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन 162। जिसकी डेथ हुई है या जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसको एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज पर द फॉर्म 5 क्लोज 21। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी डिफेंसेस, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं कहते हैं वो कुड नॉट बी पार्टीज़, वो पार्टीज़ नहीं बन सकती ऑफ द क्लेम इन द मोटर व्हीकल। जैसे एक बंदे का क्लेम हुआ, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और दूसरा बंदा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ वो है, इसकी इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम पे कर रही है इंश्योर्ड उसका विक्टिम का। ठीक है, तो अभी वो कहते हैं कि इसमें ना इंश्योरेंस कंपनी पार्टीज़ नहीं बन सकती। पार्टीज़ कौन है, एक तो विक्टिम है, एक वो है नेग्लिजेंट ड्राइवर है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं इसमें पार्टी नहीं बन सकती इन द क्लेम इन द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बट दे कैन बिकम पार्टीज टू द मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बट फिर भी बन सकती है मोटर एक्सीडेंट क्लेम की, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल कोर्ट, या ट्रिब्यूनल या कोर्ट के थ्रू ही। सम एडिशनल डिफेंसेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, और कुछ और एडिशनल डिफेंसेस भी कहते प्रोवाइड होती हैं जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होती हैं उसके थ्रू। पार्ट बी की इश्यूज एंड एनालिसिस, ये ना वही चीज़ दी हुई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, ड्रंकन ड्राइविंग। ठीक है, ड्रंकन ड्राइविंग तो वही है, ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होएगा और अगर नहीं होता तो वो उसमें सस्पेंड कर सकते हैं, है ना, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं लाइसेंस, तो वही चीज़ है। और नीचे कंपनसेशन ऑफ मोटर एक्सीडेंट दिया है जहाँ पे ड्राइवर की फॉल्ट इस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ तो वो भी है, वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ एक नहीं है। अल्टरनेटिव टू प्रपोज्ड पेनल्टीज़, ये भी हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट, कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड लॉ कमीशन इंडिया हैज़ रिकमेंडेड दैट एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट और ड्रंकिंग ड्राइविंग पेनल्टी शुड बी बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल बेस स्लैब्स। कहते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी है या लॉ कमिश्नर है उन्होंने एक डिसाइड कर दिया है कि हाँ जी इतनी स्पीड ज़्यादा, इससे स्पीड ज़्यादा होगी तो इतना फ़ाइन रहेगा, अगर इससे ज़्यादा हो तो इतना फ़ाइन रहेगा। तो वैसे ही इसमें डिस्क्राइब किया है कि ठीक है कि अल्कोहल में कितनी क्वांटिटी है, ये भी हमने पढ़ा ही था ना। तो इसमें स्पीड अगर मानो एक लिमिट स्पीड की लिमिट है उससे 20% ज़्यादा होती है तो उसको 500 फ़ाइन, 20% ज़्यादा होगी तो 500 फ़ाइन पे करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, और दूसरी तरफ जब अल्कोहल की क्वांटिटी 30 से 60 30 to 60 mg पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में रहेगी तो उसको 2000 फाइन पे करना पड़ेगा। अगर लिमिटेड जो लिमिट वाली स्पीड लिमिट है उससे 50% उसकी 50% स्पीड उसकी ज़्यादा होती है तो 1000, पहले 20% ज़्यादा होगी तो 500, 50% ज़्यादा होगी तो 1000। अगर 100% स्पीड लिमिट से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो सीधा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अंडर द सेक्शन ऑफ 184 ऑफ द एक्ट। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर पहले स्लैब है 30 से 60, दूसरी है 60 से 150, 60 to 150 mg पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। पहले 30 से 60, 30 से 60 बीच वाला उसको 2000 फाइन लगेगा, और 60 से 150
MG वाला उसको 4000 का फ़ाइन लगेगा या इम्प्रिजनमेंट रहेगी। अगर मानो उसका 150 MG से यानी 150 MG से भी अबव चला जाता है तो उसको 5000 का फ़ाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट विद द प्रोविजन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसलेशन हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं अदर कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज मीन्स कोई फॉरेन कंट्रीज़ में कहते हैं अलग सिस्टम है। जैसे वहाँ पे मानो आप कोई रूल ट्रैफिक रूल तोड़ते हो तो आपको एक आपका डीमेरिट पॉइंट एक साथ इकट्ठे होते रहते हैं। मानो अगर जिसके ज़्यादा उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि मानो अगर आपके पास इतने डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो उस पे बेस पे वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यही है एक नीचे प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोविज़न रिलेटेड टू द रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ठीक है, कहते रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए पेनल्टीज़ डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, पेनल्टीज़ पर कंपोजिशन मैकेनिज्म फॉर द विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जो करंटली पेनल्टी है वो अंडर सेक्शन 279 पीनल कोड के अकॉर्डिंग 1860 के अकॉर्डिंग जो फ़ाइन है वो 1000 रहेगा एंड यहाँ इम्प्रिजनमेंट रहेगी अप टू 6 मंथ। ठीक है, अच्छा जो बंदा उसको ब्रेक करता है, वायलेट करता है या रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में पकड़ा जाता है उसको फ़ाइन लगेगा 5000 अप टू 5000। ये जो अमाउंट है वो सोलिटियम फंड में सेव होगी। ठीक है, जमा करवाई जाएगी विच विल बी डिपॉजिटेड इन द सोलिटियम फंड। कंसाइनर लाइबिलिटी फॉर एक्सीडिंग वेट लिमिट, कहते हैं हर एक व्हीकल का ना एक सर्टिफिकेटेड वेट होता है, वेट लिमिट होती है जिससे वो ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, कमिटेड है क्राइम। कई केसेस में ऐसा होता है कि हाँ जी कंसाइनर है, जो कंसाइनर है उस गुड्स का उसको उस पर फ़ाइन, उस पर एडिशनल लाइबिलिटी ऐड की जाती है, मीन्स कि उसको फ़ाइन लगता है। पर कई कंट्रियों में ऐसा होता है कि ओनर ड्राइवर भी उतना ही उसके लिए वो होता है जिम्मेवार, और उसका ओनर भी, अगर वो एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब्ड वेट लिमिट से ज़्यादा। अगर मानो एक व्हीकल का जो वो उसका इतना वेट वो कैरी कर सकता है, मानो ठीक है, मानो 25 kg, मानो कुछ भी अमाउंट ले लो आप, उतना कैरी कर सकता है। अगर वो उससे जाता है तो उसको वो ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अदर कंट्रीज़ की कि कितना वेट नहीं, यानी कि कौन लायबल होता है। कहते हैं पर्सन हु फेल्स टू कंपाइल विद द रेगुलेशन, ये यूके का है। अगर साइज़ एंड वेट से ज़्यादा होता है तो वो पर्सन लायबल रहता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में ड्राइवर और ओनर दोनों उसके लिए लायबल होते हैं। ठीक है, अगर उससे वेट लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो ऑपरेटर होता है, जो ड्राइवर होता है, वही उसके लिए लायबल होता है। ठीक है, या कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हीकल्स गिल्टी एक्सीडिंग द वेट लिमिट्स। कनाडा में बोथ ड्राइवर एंड द ओनर दोनों लायबल होते हैं इफ़ द टू डिफरेंट्स शैल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, अलग अलग तौर पे उनको लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। फिलीपींस में कहते हैं कोई पर्सन डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, एनी व्हीकल विद एक्सेस लोड इज़ फाइंड। अगर कोई भी व्हीकल भी एक्सेस लोड रहेगा उसका तो उसको फाइन किया जाएगा।